மாநிலங்களவையில் பிரதமர் மோடி அவர்கள் பேசி வருகிறார். அதனை பார்க்கலாம். अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए मैं भी इस चर्चा में शामिल हुआ हूं। राष्ट्रपति महोदया के भाषण में देशवासियों के लिए प्रेरणा भी थी, प्रोत्साहन भी था और एक प्रकार से सत्य मार्ग को पुरस्कृत भी किया गया था। தலைவரின் உரையில் நாட்டு மக்களுக்கு தேவையான உற்சாகம், சக்தி, पिछले 2-2.5 दिन में इस பணியாற்றுவதற்கான ஆர்வம் அனைத்தும் இருந்தன. 70 माननीय सांसदों ने अपने विचार रखे हैं। ஏறத்தாழ 70 உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை இந்த தீர்மானத்தின் மீது வைத்திருக்கிறார்கள். अभिभाषण को व्याख्यायित करने में आप सभी माननीय सांसदों ने जो योगदान दिया है, इसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। குடியரசுத் தலைவர் உரையின் விளக்கத்தை இந்த அவையிலே எடுத்து வைத்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். भारत की आजादी के इतिहास में हमारी संसदीय लोकतांत्रिक यात्रा में बहुत दशकों के बाद देश की जनता ने एक सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का சுதந்திர பாரதத்தின் வரலாற்றில், நம்முடைய பாராளுமன்ற ஜனநாயக வரலாற்றில் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மக்கள் ஒரு அரசை 3வது முறை ஆள்வதற்கான ஆணையை வழங்கியிருக்கிறது. फिर से उसकी वापसी हुई है। 10 ஆண்டுகள் ஆட்சிக்கு பிறகு ஒரு அரசு மீண்டும் வந்திருக்கிறது. कि भारत के लोकतंत्र की 6 दशक के बाद आई हुई घटना असामान्य घटना है। பாரதத்தின் ஜனநாயகத்தில் 60 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த நிகழ்வு மிகவும் முக்கியமானது. उससे अपना मुंह फेर करके बैठे रहे। कुछ लोगों को समझ नहीं आया और जिनको समझ आया उन्होंने हो हल्ला उस दिशा में किया कि ताकि देश की जनता की इस विवेक बुद्धि पर, देश की जनता के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर कैसे छाया कर दी जाए. சிலருக்கு இந்த முடிவுகளை பார்த்து வாயை திறக்க முடியாமல் வாய்மூடி மெய்மூனியாக இருக்கிறார்கள். ஒரு சிலருக்கு இந்த முடிவு என்ன என்பது புரியவில்லை. இந்த மக்களின் மகத்தான அறிவு எப்படிப்பட்டது என்று புரியவில்லை. आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नतीजे आए तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था, उनकी पार्टी उनको समर्थन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे। और मैं कहता हूं, वो जो कहते थे उनके मुंह में घी शक्कर। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पीटा था 1/3 सरकार। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है, 1/3 हुआ है।
एक तिहाई காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களின் வாயில் நான் சர்க்கரை போட விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் அவர்கள் को மூன்றில் ஒரு பங்கு ஆட்சி என்று சொன்னார்கள். அவர்கள் சரியாகத்தான் சொல்லியிருக்கிறார்கள். 10 ஆண்டு கால ஆட்சி முடிந்துவிட்டது. இன்னும் 20 ஆண்டு கால ஆட்சி இருக்கிறது. 10 वर्षों के अखंड एकनिष्ठ अविरत सेवा भाव से किए हुए कार्य को देश की जनता ने जी भर करके समर्थन दिया है. 10 ஆண்டுகளாக நாங்கள் செய்த மக்கள் சேவைகளுக்கு மனப்பூர்வமாக மக்கள் ஆசி வழங்கியிருக்கிறார்கள். आशीर्वाद दिए हैं. आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव में देशवासियों की विवेक बुद्धि पर गर्व होता है, क्योंकि उन्होंने प्रोपेगेंडा को परास्त कर दिया है. இந்த தேர்தலில் மிகவும் புத்திசாலித்தனமாக செயல்பட்ட மக்களை நான் பாராட்ட வேண்டும். ஏனென்றால் उसको प्राथमिक தவறான பிரச்சாரத்தை அவர்கள் தோற்கடித்திருக்கிறார்கள். भ्रम की राजनीति को देशवासियों ने ठुकराया है और भरोसे की राजनीति पर विजय की பிரமையில் இருக்கின்ற அரசியல் கட்சிகளை நிராகரித்திருக்கிறார்கள். நம்பிக்கை தருகின்ற அரசியலை आदरणीय सभापति जी, ஆதரவளித்திருக்கிறார்கள். संविधान के 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं. इस सदन के लिए भी ये पड़ाव विशेष है, क्योंकि इसे भी 75 साल हुए हैं और इसलिए एक सुखद संयोग है. आदरणीय सभापति जी, मेरे जैसे बहुत लोग हैं इस देश के सार्वजनिक जीवन में. அரசியல் சட்டம் உருவாகி 75 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. गांव का सरपंच भी नहीं रहा है, गांव का प्रधान भी नहीं. நான் ஒரு சாதாரணமான மனிதன். என்னுடைய குடும்பத்திலிருந்து யாரும் கிராம பஞ்சாயத்தின் தலைவராக கூட ஆகவில்லை. लेकिन आज अनेक महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच करके देश की सेवा कर रहा हूं. ஆனால் இன்று பல்வேறு பெரிய பெரிய பதவிகளில் இருந்து நாட்டுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, இதற்கான காரணம் हम जैसे लोगों பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள் அளித்துள்ள அரசியல் சட்டம். और मेरे जैसे अनेक लोग हैं जिनको बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान के कारण यहां तक आने का अवसर मिला है. என்னை போல பல சாதாரண மனிதர்கள் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அளித்த அந்த அரசியல் சட்டத்தின் வழியே இங்கே வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. மக்கள் தந்த ஆணையின் பேரில் நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் 3வது முறையாக. संविधान हमारे लिए ये कोई आर्टिकल्स का कंपाइलेशन मात्र नहीं है. हमारे लिए उसका स्पिरिट भी और उसके शब्द भी बहुत मूल्यवान है. அரசியல் சட்டம் என்பது ஒரு பல்வேறு விதிகள் அடங்கிய ஒரு நூல் அல்ல. எங்களுக்கு உணர்வோடு கலர்ந்தது. कि किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के नीति निर्धारण में, कार्यकलापों में हमारा संविधान लाइट हाउस का काम करता है, दिशा दर्शक का काम करता है. எந்த ஒரு அரசாக இருந்தாலும் நம்முடைய அரசியல் சட்டம் அந்த அரசுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக திசைகாட்டியாக இருக்கிறது. मुझे याद है, मैंने जब लोकसभा में हमारी सरकार की तरफ से कहा गया कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, तो मैं हैरान हूं जो आज संविधान की प्रत लेकर के कूदते रहते हैं, दुनिया में लहराते रहते हैं. उन लोगों ने विरोध किया था 26 जनवरी तो है, तो संविधान दिवस क्यों लाए.
26 நவம்பரை அரசியல் சட்ட நாளாக நாம் கொண்டாடுவோம் என்று அறிவித்தபோது के माध्यम से இன்று அரசியல் சட்டத்தை கையிலே வைத்துக்கொண்டு காற்றிலே ஆட்டிக்கொண்டிருக்கின்றவர்கள் அதை எதிர்த்தார்கள். அதுதான் 26 ஜனவரி இருக்கிறதே, மீண்டும் 27 ஜனவரி எதற்கு என்று 26 நவம்பர் எதற்கு என்று கேட்டார்கள். संविधान की भावना को, संविधान की रचना में क्या भूमिका रही है, देश के गणमान्य महापुरुषों ने संविधान के निर्माण में किन कारणों से कुछ चीजों को छोड़ने का निर्णय किया, किन कारणों से कुछ चीजों का स्वीकार करने का निर्णय किया, इसके विषय में हमारे स्कूल कॉलेज का विस्तार से चर्चा हो, निबंध स्पर्धाएं हो, चर्चा सभाएं हो, एक व्यापक रूप से संविधान के प्रति आस्था का भाव जगे और संविधान के प्रति समझ विकसित हो. देशवासियों எங்களுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் பள்ளிகளில் கல்லூரிகள் மாணவர்கள் இந்த அரசியல் சட்டத்தை பற்றி பேச வேண்டும், சபைகள் நடக்க வேண்டும், விவாதங்கள் செய்ய வேண்டும், அரசியல் சட்டத்தை பற்றி அவர்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான். हमने इसे एक जन उत्सव के रूप में राष्ट्रव्यापी उत्सव मनाने का तय किया. அரசியல் சட்டம் உருவாகி 75 ஆண்டுகளை கொண்டாடவிருக்கின்ற நாம் இதை நாடு முழுவதும் கொண்டாடக்கூடிய ஒரு விஷயமாக மாற்ற விரும்புகிறோம். संविधान की भावना को, संविधान के पीछे जो मकसद है उसके विषय में भी देश को अवगत कराने का प्रयास है. आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हमें तीसरी बार जो अवसर दिया है वो अवसर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस यात्रा को मजबूती देने के लिए, इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए हमें देश के कोटि कोटि जनों ने आशीर्वाद दिए. வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் என்ற இலக்கை அடைவதற்கு பணியாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக இந்த நாட்டின் கோடி கோடி மக்கள் எங்களுக்கு ஆணை வழங்கி இருக்கிறார்கள். 10 वर्ष की सिद्धियों पर तो मोहर है ही, लेकिन ये चुनाव भविष्य के संकल्पों के लिए भी देश की जनता ने, எங்களுடைய இந்த தேர்தல் வெற்றி என்பது எங்களுடைய 10 ஆண்டு கால देश की जनता का एक பணிக்கு கிடைத்த ஒரு வெற்றி முத்திரை என்பதோடு கூட வருங்காலத்தில் நாங்கள் ஆற்றவிருக்கின்ற எங்களுடைய இலக்கியங்களுக்கும் கிடைத்த ஒப்புதல் ஆகும். हमें अवसर दिया. आदरणीय सभापति जी, देश भली भांति जानता है, देश ने पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 10 नंबर से 5 नंबर पर கடந்த 10 ஆண்டுகளில் நம்முடைய பொருளாதார நிலையை 10வது இடத்திலிருந்து 5வது இடத்திற்கு கொண்டு வந்திருக்கிறோம். जैसे जैसे नंबर निकटता की सिद्धि की ओर पहुंचता है, एक की तरफ पहुंचता है, तो चुनौतियां भी बढ़ती हैं. और कोरोना के कठिन कालखंड के बावजूद, संघर्ष की वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद, तनाव के वातावरण के बावजूद भी हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 10 नंबर से आज विश्व में 5 नंबर पर पहुंचाने में सफल. கொரோனா காலகட்டத்தில் இருந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையிலும் அழுத்தங்கள் நிறைந்த உலக சூழ்நிலையிலும் देश की जनता ने
10வது இடத்திலிருந்து பொருளாதாரத்தை 5வது இடத்திற்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கிறோம். 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंचाने के लिए जनादेश दिया है और मुझे 5ஆம் இடத்திலிருந்து 3ஆம் இடத்திற்கு பொருளாதார நிலையை கொண்டு வருவதற்கான ஆணை மக்கள் எங்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள். அதை நாங்கள் நிச்சயமாக நிறைவேற்றுவோம். विश्व के टॉप 3 में पहुंचा के रहेंगे. இந்த மக்களின் ஆதரவோடு நாங்கள் मैं जानता பாரதத்தை உலகின் தலை சிறந்த 3 பொருளாதார நாடுகளில் ஒன்றாக உருவாக்குவோம். जो ये मानते हैं कि इसमें क्या है, ये तो होने ही वाला है, ये तो अपने आप तीसरे नंबर पे पहुंचने वाली है, ये तो अपने आप हो ही जाएगा, ऐसे विद्वान है. अब ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑटो पायलट मोड पे सरकार चलाने का या तो रिमोट पायलट पर सरकार चलाने का उनको आदी है, इसलिए वो कुछ करना धरने में विश्वास नहीं करते हैं. वो कुछ करने धरने में विश्वास नहीं करते, वो इंतजार करना जानते हैं. இவர்களுக்கு ஆட்டோ பைலட் மோட் அல்லது ரிமோட் பைலட் மோடில் அரசை நடத்துகிறது மட்டும்தான் தெரியும். அதனால் இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள், பொருளாதார நிலைமை தானாகவே முன்னேறும், இதில் என்ன உங்களுடைய பணி இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். पिछले 10 वर्षों में हमने जो किया है उसको गति भी बढ़ाएंगे, उसका विस्तार भी बढ़ाएंगे और गहराई भी होगी. வருகின்ற நாட்களில் நாங்கள் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் செய்த பணிகளுக்கு வேகம் அளிப்போம், விஸ்தரிப்போம். आदरणीय सभापति जी, चुनाव के दरमियान मैं देशवासियों को कहता था कि जो 10 साल हमने काम किया है, हमारे जो सपने और संकल्प है उसके हिसाब से तो ये एपेटाइजर है, मेन कोर्स तो अभी शुरू हुआ. தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது நான் மக்களிடத்திலே சொல்லி வந்தேன், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் நாங்கள் செய்திருக்கின்ற செயல்கள் எல்லாம் मूल सुविधाओं के सैचुरेशन நமக்கு பசியை ஏற்படுத்துகின்ற அப்பிடைசர் போன்றது. உண்மையான சாப்பாடு எங்களுடைய வருங்கால ஆட்சியிலே தான் இருக்கிறது என்று சொன்னேன். அது உண்மை, அதை நாங்கள் செய்து காட்டப் போகிறோம். जिंदगी की आवश्यकताएं होती हैं. एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन व्यवस्थाओं की, जिन सुविधाओं की, जिस प्रकार के गवर्नेंस की आवश्यकताएं होती हैं, हम इन मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन का युग के रूप में उसको परिवर्तित करना चाहते हैं. ஏழை எளிய மக்களுக்கு அவர்களுடைய நல்ல வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் என்னவோ அதை அளித்து गरीबों के खिलाफ போதும் போதும் என்கிற நிலைக்கு கொண்டு வர நாங்கள் விரும்புகிறோம். लड़ाई के आने वाले 5 वर्ष गरीबी के खिलाफ गरीबों की लड़ाई, और मैं मानता हूं गरीब जब गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक सामर्थ्य के साथ खड़ा हो जाता है तो गरीबों की गरीबी के खिलाफ की लड़ाई सफलता को प्राप्त करती है. और इसलिए आने वाले 5 साल गरीबी के खिलाफ लड़ाई के निर्णायक वर्ष है और यह देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई में विजयी होकर के रहेगा. ये पिछले 10 साल के अनुभव के आधार पर मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूं.
सभापति जी, जब देश दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा तो इसका लाभ, इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। विकास के विस्तार के अनेक अवसर उपलब्ध होने वाले हैं और इसलिए जब हम दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेंगे तब भारत के हर स्तर पर सकारात्मक प्रभाव तो होगा, लेकिन वैश्विक परिवेश में अभूतपूर्व प्रभाव पैदा होने वाला है। आदरणीय सभापति जी, हम आने वाले कालखंड में नए स्टार्टअप्स का, नई कंपनियों का वैश्विक उभार देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि आने वाले कालखंड में हमारे टियर 2, टियर 3 सिटीज भी ग्रोथ इंजन की भूमिका में देश में बहुत बड़ा आदरणीय सभापति जी, ये शताब्दी टेक्नोलॉजी ड्रिवन शताब्दी और इसलिए हम कई नए सेक्टर्स में नए फुटप्रिंट्स भी अवश्य रूप से देखेंगे। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत तेजी से बदलाव आने वाला है और इसका लाभ பயன்படுத்தும் போக்குவரத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்பட போகிறது. जल्द से जल्द मिले उस दिशा में हम गंभीरता से आगे बढ़ना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, भारत की विकास यात्रा में हमारे छोटे शहर, चाहे खेल जगत हो, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे पेटेंट की रजिस्ट्री हो, मैं साफ देख रहा हूं कि हमारे छोटे छोटे शहर, हजारों की तादाद में से शहर भारत में एक विकास का नया इतिहास गढ़ने वाले हैं। आदरणीय सभापति जी, मैंने पहले भी कहा है कि भारत के विकास यात्रा में 4 प्रमुख स्तंभ हैं। उसका सशक्तिकरण, उनको अवसर, ये बहुत பாரதத்தின் வளர்ச்சியில் 4 முக்கிய தூண்கள் இருக்கின்றன என்று நான் சொன்னேன். அந்த தூண்களை, அந்த மக்களை நாம் வலுப்படுத்த வேண்டியது பாரதத்தின் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் முக்கியமானதாகும். நம்முடைய விவசாயிகள், ஏழை மக்கள், இளைஞர்கள், பெண்கள், இந்த 4 தூண்களுக்கு வலிமை சேர்க்க வேண்டும். उसको हमने रेखांकित किया है। आदरणीय सभापति जी, यहाँ भी कई साथियों ने खेती और किसानी को लेकर के हर एक ने विस्तार से अपने विचार रखे हैं और अनेक बातें सकारात्मक रूप से भी रखी है। मैं किसानों को लेकर सभी सदस्यों को और उनकी भावनाओं का आदर करता हूं।
10 वक्त में हमारी खेती हर प्रकार से लाभकारी हो, किसान को लाभकारी हो, उस पर हमने हमारा ध्यान केंद्रित किया है। अनेक योजनाओं से उसको हमने ताकत देने का प्रयास किया है। चाहे फसल के लिए ऋण हो, लगातार नए बीज किसानों को उपलब्ध हो, आज की कीमत उचित हो और फसल बीमा का लाभ விவசாயிகளுக்கு நல்ல விதைகள் கிடைக்கவும், அவர்களுக்கு தேவையான பண உதவி கிடைக்கவும், பயிர் காப்பீட்டு வசதி கிடைக்கவும் நாங்கள் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் பணியாற்றி இருக்கிறோம். पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके किसानों को एक प्रकार से बीज से बाजार तक हमने किसानों के लिए ஒரு வகையில் சொல்வதானால் व्यवस्था को விதையிலிருந்து விற்பனை வரை அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து சேவைகளையும் நாங்கள் செய்திருக்கிறோம். किया है और व्यवस्था को हमने चाक चौबंद किया है। वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। வாத விவாதங்கள் நடந்த பிறகு அவர்கள் எழுப்பிய பிரச்சனைகளுக்கு பதிலை கேட்பதற்கு அவர்களுக்கு திராணி இல்லை. இவர்கள் இந்த மேலவையை அவமானம் செய்கிறார்கள். परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। நாட்டு மக்கள் இவர்களை नारेबाजी, हो हल्ला, இந்த விதமாக தோற்கடிக்கிறார்கள் என்றால் आगे आना। தெரு தெருவாக சென்று கூச்சலிடுவதை தவிர இவர்களுக்கு வேறு வழி இல்லை. माननीय सदस्यगण, अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक, अमर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं। शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है। 6 दशक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं। எதிர்க்கட்சி தலைவருக்கு பேசுவதற்கு தேவையான அனைத்து வாய்ப்புகளையும் நான் கொடுத்தேன். ஆனால் இன்று அவர்கள் சபையில் இருந்து வெளியேறவில்லை. ஆனால் சபையை அவமானப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். எனக்கு முதுகு காட்டிவிட்டு போகவில்லை. இந்த சபைக்கு அவமரியாதை செய்திருக்கிறார்கள். भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। இந்திய அரசியல் சட்டத்திற்கு இதைவிட பெரிய அவமானம் இருக்க முடியாது. ऐसा कैसे हो सकता है? हाउस ऑफ एल्डर्स, द अपर हाउस, हमें देश का मार्गदर्शन करना है। நாட்டுக்கு வழிகாட்ட வேண்டிய இடத்திலே இருக்கின்ற மேலவை, பெரியவர்களின் சபை, देश के 140 करोड़ लोग इससे हाथ होंगे। सदन का मतलब है सत्ता पक्ष की बात सुनो जब आपने अपनी पूरी बात कह दी। माननीय सदस्यगण, आप सब जानते हैं कल देर रात तक चर्चा रखी गई, हर सदस्य को मौका दिया गया। நேற்று நள்ளிரவு வரை சபை நடந்தது. ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் பேச வாய்ப்பு அளிக்க வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது. இவர்கள் அரசியல் சட்டத்திற்கு எதிராக நடக்கிறார்கள்.
the oath they have undertaken. அவர்கள் ஏற்ற உறுதிமொழிக்கு எதிராக मैं इस நடந்திருக்கிறார்கள். कुर्सी पर बैठकर इतना दुखी हूँ कि भारत के இந்த संविधान இருக்கையில் का அமர்ந்து इतना கொண்டு बड़ा अपमान, நான் मिகவும் इतना बड़ा मजाक, भारत का संविधान हाथ में रखने की துன்பம் किताब नहीं है। அனுபவிக்கிறேன். அரசியல் சட்டத்தை இவர்கள் அவமதித்திருக்கிறார்கள் என்று நினைத்து வருத்தப்படுகிறேன். मैं आशा करता हूं कि वो आत्मचिंतन करेंगे, வெளியே मंथन சென்று करेंगे, அவர்கள் சுய பரிசோதனை अपने दिल को செய்து கொள்ள टटोलेंगे। வேண்டும். தங்கள் இதயத்தை கேள்வி கேட்க வேண்டும். माननीय பிறகு प्रधानमंत्री, அவர்களுடைய கடமையை செய்ய வருவார்கள் என நான் நம்புகிறேன். आदरणीय सभापति जी, आपकी वेदना मैं समझ सकता हूं। 140 करोड़ देशवासियों ने जो निर्णय दिया है, जो जनादेश दिया है, इसे ये पचा नहीं पा रहे हैं और कल उनकी सारी हरकतें फेल हो गई, तो आज उनका वो लड़ाई लड़ने का भी हौसला नहीं था और इसलिए உங்களுடைய வேதனையை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. 140 கோடி மக்களின் ஆணையை இவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை. நேற்று இவர்களுடைய कर्तव्य से बंधा हुआ हूं। செயல்பாடுகள் எல்லாம் எதுவும் வெற்றி பெறவில்லை. இன்று कोई डिबेट போர்க்களத்தை விட்டு இவர்கள் ஓடிவிட்டார்கள். मैं तो देश का सेवक हूं, देशवासियों को मेरा हिसाब है। देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब देना, मैं उसे अपना कर्तव्य मानता हूं। आदरणीय सभापति जी, वैश्विक परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि फर्टिलाइजर के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ। உலகத்தின் हमने சூழல் देश के किसान को मुसीबत में மிக மோசமடைந்தது. और हमने அதனால் உரம் கிடைப்பது மிகவும் करोड़ रुपया சிரமமாக போனது. फर्टिलाइजर में सब्सिडी ஆனால் நம்முடைய விவசாயிகளை நான் துன்பத்திலே விழ வைக்கவில்லை. और जो 11 லட்சம் கோடி ரூபாய் इतिहास में सर्व உரம் வாங்குவதற்காக நாங்கள் செலவழித்திருக்கிறோம். और उसी का परिणाम है कि हमारे किसान को फर्टिलाइजर का इतना बड़ा बोझ उस तक हमने जाने नहीं दिया। सरकार ने अपने कंधे पर उसको उठा लिया है। உரங்களுக்கான செலவு விவசாயிகளின் தோளில் ஏற்ற விரும்பாத அரசு அனைத்து சுமையையும் ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு உரத்தை வழங்கியிருக்கிறது. बढ़ोतरी की है। அதே போல इतना ही नहीं, खरीद के भी नए रिकॉर्ड बनाए। எம்எஸ்பி எனப்படும் पहले एमएसपी की விளைபொருளுக்கான விலையில் வழங்குவதில் கூட நாங்கள் சாதனை அளவு ही जाता था, बातें बताई விளைபொருட்களை வாங்கியிருக்கிறோம். पहले की तुलना में अनेक गुना ज्यादा खरीदी कर करके हमने किसानों को सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास किया। आदरणीय सभापति जी, 10 वर्षों में हमने कांग्रेस सरकार की तुलना में धान और गेहूं किसानों तक 2.5 गुना अधिक पैसा पहुंचाया। 10 ஆண்டுகளில் और हम கோதுமை आने वाले 5 साल நாங்கள் सिर्फ इसी 1.5 மடங்கு அதிகமாக வாங்கியிருக்கிறோம். नहीं चाहते। हम नए नए क्षेत्रों को, उन कठिनाइयों का अध्ययन करके उसकी मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसलिए आदरणीय सभापति விவசாயத்துறையில் உள்ள பல்வேறு கஷ்டங்களை எல்லாம் विश्व का ஆராய்ச்சி செய்து அங்கே எழுகின்ற பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண நாங்கள் முயற்சித்திருக்கிறோம். लाखों की तादाद में विकेंद्रित व्यवस्था के तहत अन्न भंडारणों की रचना करने की दिशा में काम चल पड़ा है। फल और सब्जी एक ऐसा क्षेत्र है, हम चाहते हैं किसान उस तरफ मुड़े और उसके भंडारण के लिए भी एक व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में பழங்கள் உற்பத்தியில் கூட சிறப்பான आदरणीय सभापति जी, सबका साथ सबका विकास கோடவுன்கள் உருவாக்குவதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்து வருகிறோம். हमने देश सेवा की हमारी यात्रा को निरंतर विस्तार देने का प्रयास किया है।
देशवासियों को गरिमापूर्ण जीवन देना ये हमारी प्राथमिकता रही है। आजादी के बाद अनेक दशकों तक जिनको कभी पूछा नहीं गया, आज मेरी सरकार उनको पूछती तो है, उनको पूजती भी है। சுதந்திரத்திற்கு பிறகான இந்த 75 ஆண்டுகளில் கஷ்டப்படுபவர்களுடைய உங்களுடைய துன்பம் என்ன என்று கேள்வி கூட கேட்கப்படவில்லை. நாங்கள் அவர்களை उनकी உங்கள் कठिनाई को समझ करके துன்பம் என்ன என்று கேட்கிறோம். करने का प्रयास किया है, அவர்களை பூஜை செய்கிறோம். विकसित करने का प्रयास किया है ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें और कम से कम किसी का सहारा उनको लेना पड़े, इस दिशा में हमने काम किया है। ஏழைகள் आदरणीय सभापति, ஒரு பெருமை மிகு வாழ்வை வாழ வேண்டும் என்பதற்காக, அவர்கள் யாரையும் சார்ந்து இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக அனைத்து பணிகளையும் நாங்கள் செய்து வருகிறோம். वर्ग यानी एक प्रकार से समाज में बार बार हरदूत होने वाला वर्ग वो ट्रांसजेंडर वर्ग है। हमारी सरकार ने ट्रांसजेंडर साथियों के लिए कानून बनाने का काम किया है। மாற்று பாலினத்தவருக்காக புதிய சட்டங்கள் உருவாக்க எங்களுடைய அரசு முயற்சி செய்திருக்கிறது. भारत की तरफ बड़े गर्व की नजर से देखा जाता है। हमने उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास शुरू किया है। आपने देखा होगा पद्मा अवार्ड में भी ट्रांसजेंडर को अवसर देने में हमारी सरकार आ गया। பத்மா விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்ட போது மாற்று பாலினத்தவருக்கும் விருது வழங்குவதை நாங்கள் தொடங்கியிருக்கிறோம். हमारे गुमत साथी, हमारे बंजारा परिवार, उनके लिए एक अलग कल्याण बोर्ड बनाया है ताकि उनकी आवश्यकताओं को மலைவாழ் हम மக்கள், address कर सकें और उनको भी நாடோடி மக்கள், आई பஞ்சாராக்கள் ஆகியோருக்கு और संभावना நல்ல வாழ்க்கை தருவதற்கான பணிகளை நாங்கள் काम कर रहे हैं। செய்திருக்கிறோம். आदरणीय सभापति जी, हम एक शब्द लगातार सुनते आए हैं, पीबीटीजी पीबीटीजी पीबीटीजी। हमारे जनजातीय समूह में ये सबसे पीछे रहा हुआ और आजादी के इतने सालों के बाद भी जिन्होंने उनको निकट से देखा होगा, पता चलता है कि कैसी हालत में जीते हैं। उनकी तरफ किसी ने नहीं देखा। हमने एक विशेष व्यवस्था की है और पीएम जनमन योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए, ये समुदाय बिखरा हुआ है, छोटी संख्या में है, वोट की उनकी ताकत नहीं है और यहाँ देश की परंपरा है जिसकी वोट की ताकत है उसी की चिंता करना, लेकिन समाज के ऐसे अति पिछड़े लोगों की कोई चिंता नहीं करता था। இந்த மலை ஜாதி மக்கள் சிறு சிறு குழுக்களாக இருக்கிறார்கள். இவர்களுடைய வாழ்க்கை வளம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக 24,000 கோடியில் ஜனுமான் हमारे देश में வங்கி கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவர்கள் சிறு சிறு குழுக்களாக வாழ்கிறார்கள். भारत की विकास இவர்கள் ஒரு வாக்கு வங்கி அல்ல. இந்த நாட்டில் வாக்கு வங்கியாக யார் இருக்கிறார்களோ அவர்களை சந்தோஷப்படுத்தும் முயற்சிகள் தான் மேற்கொள்ளப்பட்டனவே ஒழிய இவர்களை எல்லாம் சந்தோஷப்படுத்தும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. ஆனால் நாங்கள் அதை செய்திருக்கிறோம். करीब 13,000 करोड़ रुपए की योजना से विश्वकर्मा समुदाय को आधुनिकता की 13,000 கோடி ரூபாய் திட்டத்தில் விஸ்வகர்மா சமுதாயத்திற்கு நாங்கள் உதவி செய்திருக்கிறோம். पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया गया था। செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.